हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो टोटली पीवाईक्यूज को कवर कर रहा है, एनसीईआरटी को कवर कर रहा है और एससीईआरटी को कवर कर रहा है। एक एक क्वेश्चंस आपको काफी सारा वैल्यू दे रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखते जाइए और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे समझिए, फिर आपको मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रहेगा अगर आपने सारा का सारा सीरीज अच्छे से समझ के देख लिया तो। क्वेश्चन नंबर 1, इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी डैश इज इंक्लूडेड। बोला है कि जो एसडीएलसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, तो इसमें जितने भी फेजेज होते हैं उसमें जो फिजिबिलिटी स्टडी होता है, स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं। तो मैंने यार आपको 7 फेज बताया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने सातों फेजेज के बारे में जाना है। तो जो सबसे पहला हमारे पास है प्लानिंग या फिर फिजिबिलिटी स्टडी, इसके बाद कौन सा फेज आता है? क्या एनालिसिस आता है, क्या इंप्लीमेंटेशन आता है, क्या इक्विपमेंट सिलेक्शन आता है, क्या आता है? तो सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग या फिर फिजिबिलिटी स्टडी, और दूसरे में आता है हमारा क्या? सिस्टम एनालिसिस या फिर बोले तो एनालिसिस एक्टिविटी। तो सातों फेजों को आपको तुरंत रट्टा तो मारना ही है। कैसे? फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। जो एसडीएलसी है मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस ऊपर है प्लानिंग और दूसरा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और ये है सिस्टम डेवलपमेंट। दोनों का फुल फॉर्म एक ही हमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनालिसिस एक्टिविटी। नेक्स्ट, वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर। तो हमने वाटरफॉल के बारे में अपने थ्योरी क्लासेस में और जो कल का हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें काफी भयंकर तरीके से पढ़ा है कि जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो होता है क्या? वो होता है सीक्वेंशियल मॉडल। वो होता है ऐसा मॉडल कि एक फेज में अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया और दूसरे फेज में चले गए, तो फिर उस फेज से आप वापस फर्स्ट फेज में नहीं आ सकते हैं, आप वापस प्रीवियस फेज में नहीं आ सकते हैं। तो जो वाटरफॉल मॉडल है वो किसके लिए सूटेबल नहीं है? नॉट लिखा है। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है वाटरफॉल, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, बिल्कुल। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ उससे मतलब नहीं है। वाटरफॉल की जो मॉडल है वो सारे टाइप के प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम है, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने चेंजेस कर दिए तो एकोमोडेटिंग चेंजेस, अगर आपने एक बार चेंजेस कर दिए दोबारा से उसको परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, मतलब चेंजेस करने में असमर्थ है, बाकी वो सारा काम करेगा। राइट। नेक्स्ट, इन द मेंटेनेंस phase the product must be tested against previous test case, this is known as। देखो हमने आपको थ्योरी क्लास में 20 टेस्टिंग के बारे में पढ़ाया है, 20 टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, रिग्रेशन, एक्सेप्टेंस, ऐसे करके टोटल 20 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ाया है। तो अगर अभी तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो फिर चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन काफी सारी चीजें आप छोड़ चुके होंगे। राइट। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लें, एक एक चीज जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार समझ लें, और फिर आप यहाँ आएंगे तुरंत टिक मारेंगे। बोला है कि जो मेंटेनेंस फेज है, जो प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है प्रीवियस टेस्ट केसेस के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है सर? यूनिट टेस्टिंग होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके अगर किसी एक पार्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है मान लो 50 पार्ट से मिलकर बना है, तो अगर एक एक पार्ट को हम सिंगल सिंगल मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं तो बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि कैसे चीजों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और जो रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, ये हमारे जो प्रीवियस टेस्ट केसेस हैं उनके आधार पे काम चलता है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। जो एक्सेप्टेंस होता है वो यूजर के द्वारा किया जाता है कि जो हमारा वैल्यू है एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जो यूनिट टेस्टिंग है वो इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, और जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वो रीटेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को अगेंस्ट ओल्ड टेस्ट केसेस, कि पहले जैसी चीजें थी क्या उससे सुधरी है या फिर नहीं, या फिर जो पहले जैसे थी क्या उसी तरह है या फिर उससे कुछ अलग है। रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट, क्राइटेरियन यूज्ड फॉर जजिंग appropriateness of tool software is।
बोला है कि जो टूल सॉफ्टवेयर है, मतलब जो सॉफ्टवेयर का टूल है, उसको जज करने का कौन सा क्राइटेरिया है, कैसे पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है, कैसे? स्केलेबिलिटी से। अगर सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्केल हो रहा है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस उसको यूज कर रहा है, तो क्या वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्या वो सही हो जाएगा? कंपेटेबिलिटी, क्या वो कंपेटेबल है, अलग अलग डिवाइसेज में कंपेटेबल है, डाउनलोड हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है, तो क्या उसको हम बोल देंगे कि अच्छा सॉफ्टवेयर है? क्या फंक्शनैलिटी, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो क्या हम बोल देंगे कि वो अच्छा सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल। अगर कोई सॉफ्टवेयर बहुत अलग अलग डिवाइस में मान लो स्केल हो जा रहा है, वो कंपेटेबल भी है, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, मान लो कि आपने किसी ऐप को डाउनलोड किया, वो किसी भी डिवाइस में डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन जो काम आप कराना चाहते हो काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको अच्छा सॉफ्टवेयर बोलोगे? नहीं बोलोगे। भले थोड़ा कम स्केल हो, भले सारे डिवाइसेस में कंपेटेबल नहीं हो, लेकिन फंक्शन करना चाहिए। अगर एक किसी को चूज करना है तो तुरंत आपको फंक्शनैलिटी टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, जो स्केलेबिलिटी है वो क्या करता है, वो ग्रोथ को हैंडल करता है, ना कि एप्रोप्रिएटनेस को। वैसे ही कंपेटेबिलिटी क्या करता है, इन्वायरमेंट को चेक करता है कि किस किस टाइप के डिवाइस में एक कंपेटेबल है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वही प्रोवाइड करता है कि जो हमें फीचर्स चाहिए वो दे रहा है कि नहीं। कपलिंग रेफर्स टू, देखो जो एक कंसेप्ट है कपलिंग, तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं। कपलिंग मतलब एक कपल से मिलकर बना है। कपल, कपल मतलब जैसे मान लो कि दो जो हस्बैंड वाइफ है उनको कपल बोलते हैं, या फिर जो एक लड़का है, एक गर्ल है और एक बॉय है, इनको क्या बोलते हैं, अगर एक साथ हैं तो इनको बोलते हैं कपल। जो गर्ल है और जो बॉय है अगर एक साथ हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। कपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी ना किसी काम के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं कपल। तो ऐसे याद रखना है, कपलिंग मतलब इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग मॉड्यूल्स। कपल, कपलिंग मतलब कपल याद रखना है, कपल मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। इंट्रा मॉड्यूल, मॉड्यूल के बीच में स्ट्रेंथ नहीं, कोड का लेंथ नहीं, क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग मॉड्यूल। विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड टू इनहांस परफॉर्मेंस, देखो जो हमारे पास मेंटेनेंस है, जैसे जो HDLC है जिसके 7 फेज हैं, उनमें जो लास्ट फेज है वो होता है मेंटेनेंस। कि जब तक कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, तब तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। या दूसरे शब्द में बोले तो जब तक मेंटेन करते रहेंगे, जब तक मेंटेनेंस फेज चलता रहेगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, तब तक सॉफ्टवेयर मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है, किसी का भी एग्जांपल हो, जैसे मान लो कि रोजगार लॉजिक CS, अपना ही ऐप का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ रोजगार लॉजिक CS के ऐप जो हमारा है, जब तक इसमें अपडेट्स आते रहेंगे, जब तक इसके बग्स को सही करते रहेंगे, जब तक इसमें कुछ फीचर्स ऐड होता रहेगा, तब तक ये मार्केट में चलेगा। जिस दिन से मेंटेनेंस रुक गया और कोई भी बग आया मान लो, और हमने उसको ठीक नहीं करवाया, तो फिर धीरे धीरे करते करते लोग इसको यूज करना बंद कर देंगे और बोलेंगे यार ये ऐप खत्म हो जा रहा है, इसका कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो जब तक मार्केट में टिकना है तब तक मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। और जो मेंटेनेंस होता है उस सॉफ्टवेयर के सेक्टर में 4 टाइप का मेंटेनेंस होता है। एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस, और एक और होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस। एडेप्टिव यानी करेक्टिव, प्रिवेंटिव, परफेक्टिव, एडेप्टिव। तो यहां क्वेश्चन है कौन सा मेंटेनेंस है जो परफॉर्मेंस को इनहांस करता है, इनहांस परफॉर्मेंस। करेक्टिव, करेक्टिव क्या करता है, जो बग्स को और एरर को करेक्ट करता है, ये तो नहीं होगा। प्रिवेंटिव क्या करता है, जो फ्यूचर में कुछ भी गलतियां होने वाली है उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है। ठीक है सर, ये भी नहीं होगा। परफेक्टिव क्या है, इस सिस्टम को परफेक्ट बनाता है, मतलब परफॉर्मेंस को इनहांस करेगा। परफेक्टिव क्या करेगा, इनहांस करेगा। एडेप्टिव क्या करता है, जो एडेप्टिव मेंटेनेंस है इसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग जो टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या है डिवाइसेज हैं, उनमें एडेप्टेबल हो, उनमें डाउनलोड हो, उसमें रन कर पाए। राइट। तो देखो जो करेक्टिव है बग्स एरर को फिक्स करता है, एडेप्टिव क्या करता है,
अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए एडेप्टेबल बनाता है। परफेक्टिव क्या करता है, परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, फीचर्स को। और जो प्रिवेंटिव क्या करता है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज डिबगिंग मीन? डिबगिंग तो हम लोग काफी दिनों सुनते आ रहे हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डिबग कर रहे हैं, डिबग कर रहे हैं, डिबग करें। क्या करें? डिबग मतलब एरर को फाइंड आउट करना और उसको सॉल्व करना। फाइंडिंग एंड एरर, फिक्सिंग एरर्स। राइटिंग टेस्ट केस डिबगिंग बोल देंगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ना कि डिबगिंग। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ सिस्टम स्टडी इज। जब हम सिस्टम का स्टडी करते हैं तो उसमें जो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो कौन सा स्टेप है? पहले सिस्टम एनालिसिस करते हैं, फिर सिस्टम डिजाइन, फिर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, या फिर पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम एनालिसिस, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस। देखो यहाँ गलती हो गया, पहले हम एनालिसिस करेंगे तब डिजाइन करेंगे। पहले यहाँ सिस्टम डिजाइन आ गया, ये तो गलत हो गया, गलत। पहले आप एनालिसिस कीजिएगा किस टाइप से बनाना है, तब ना आप उसका एक्चुअल में डिजाइन बनाइएगा, राइट? ये गलत हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम एनालिसिस, फिर डिजाइन कहाँ गया? यहाँ डिजाइन होना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस कीजिएगा तो डिजाइन कीजिएगा पहले, और उस डिजाइन को आप पहले कोड कीजिएगा, डिजाइन के बाद कोड, गलत हो जाएगा। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ये आधा अधूरा है, इसमें 3 ही स्टेप है, और भी स्टेप होना चाहिए। प्रॉब्लम डेफिनेशन इसमें नहीं दिया है, गलत। प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को डिफाइन करो, सिस्टम को एनालिसिस करो, उसको डिजाइन करो, प्रोग्रामिंग लिखो, इसको इंप्लीमेंट करो, तो ये मुझे सही दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, वैलिडेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो वैलिडेशन है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वैलिडेशन किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेदारी है? क्या जो वैलिडेशन है वो डेवलपर करेगा, वो डिजाइनर करेगा, वो टेस्टर करेगा? देखो, जो डेवलपर है वो डेवलप करेगा, वो कोड लिखेगा, ऐप को डेवलप करेगा, ना कि वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करेगा टेस्टर, वो चेक करेगा कि चीजें वैलिड हैं कि नहीं। जो चीजें बन गई हैं और मार्केट में इसको रिलीज करना है, तो क्या ये चीजें काम कर रही हैं, क्या ये चीजें वैलिड हैं? कौन चेक करेगा? टेस्टर। डिजाइनर क्या करता है? यूआई को डिजाइन करता है। तो आंसर क्या होता है इस केस में? टेस्टर। नेक्स्ट, देखो, जो डेवलपर होता है वो क्या करता है? वेरिफिकेशन करता है, ना कि वैलिडेशन। तो अगर वेरिफिकेशन रहता वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो कौन करेगा सर? वो करेगा हमारा डेवलपर। अच्छा, डिजाइनर क्या करेगा? वो डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो टेस्टर है वो बताएगा कि चीजें काम कर रही हैं कि नहीं। अलग अलग जो टेस्टिंग मेथड हैं उनका हेल्प लेगा और फिर पता करेगा कि चीजें वैलिड हैं कि नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल पुट्स मच मोर एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग? बोला है कि कौन सा मॉडल है जो ज्यादा मतलब एफर्ट्स लगाता है टेस्टिंग पर? कौन सा मॉडल है? क्या वाटरफॉल, क्या एजाइल मॉडल? एजाइल मॉडल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो स्टेप बाय स्टेप जो छोटे छोटे चीजों को मिला के फिर बड़ा मॉडल बनाता है, एजाइल मॉडल हो गया। ये नहीं करता है। जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड होता है वो इंक्रीमेंटल होता है, ये भी नहीं करता है। वाटरफॉल तो करता ही नहीं है। कौन करेगा? वीपी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। ये क्या करता है? इसमें देखो, इसमें 2 नाम है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरीफाई करना मतलब टेस्ट कर रहे हो तभी वेरीफाई होगा, वैलिडेशन मतलब टेस्ट करोगे तभी वैलिडेट होगा। तो ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, इसको याद रखना है। और गाइस यार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी भी अगर आप कोर्स से पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो समय निकला जा रहा है, अच्छे से पढ़ना शुरू करें इस कोर्स के साथ। इसमें हमने सारे के सारे मटेरियल डाल दिए हैं जो एक्चुअल में आपको जरूरत है। 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और 15 फुल मॉक टेस्ट, जिसमें आपको जहां से भी पढ़ना है उस सब चीज मैंने डाल दिया है। कहीं भी नहीं जाना है, बस एक कोर्स को लेना है, इसको रोज 5 से 6 घंटे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और 2 से 3 बार रिवीजन इसका मतलब की है। रिवीजन मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि फुल प्रिपरेशन करें तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर सिर्फ जीके चीज के लिए इसको ले सकते हैं।
तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ऐप या फिर वेबसाइट पे जाके इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आएगा तो तुरंत आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, अच्छे से पढ़ते जाना है और अभी से पढ़ते रहिए और देखिए जादू हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, ए यूजर राइट that is assigned to a user and specifies allowable actions on the system such as shutting down a system is called। बोल रहा है कि आप किसी यूजर को वो कौन सा अधिकार दोगे, किस अधिकार के तहत जो यूजर है वह सिस्टम को शट डाउन कर सकता है या फिर इस टाइप के ऑपरेशंस कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं एग्जांपल के समझाऊं, जैसे मान लो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल, ध्यान समझो, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मान लो रोजगार लॉजिक CS, ठीक है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि जैसे मानो मैं अकेले अभी कंटेंट डाल रहा हूं, तो अगर किसी और एजुकेटर को इसी चैनल पे पढ़ाना है तो क्या वो मेरे घर आके पढ़ाएगा या फिर मैं उसके चैनल का पूरा एक्सेस उसको दे दूंगा? क्या करूंगा? अगर मैंने अपने चैनल का पूरा उसको एक्सेस दे दिया तो कल से चैनल उसका हो जाएगा, मेरा नहीं बचेगा। राइट, वो आईडी पासवर्ड चेंज कर देगा, फिर मेरी बैंड बजा देगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको कुछ परमिशन दूंगा, मैं उसको कुछ परमिशन दूंगा, कुछ राइट दूंगा, अधिकार, कि भाई तू ये कर सकता है, तू वीडियो को अपलोड कर सकता है, तू वीडियो को अपलोड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तू कुछ एडिट कर सकता है, चैनल का ओनर मैं ही रहूंगा, मैं तेरे को एक राइट दे देता हूं कि तू वीडियो को अपलोड करेगा, क्योंकि तू भी पढ़ा रहा है तो मैं तुझे एक अधिकार दे देता हूं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में प्रिविलेज। यूजर परमिशन बोल देंगे, नहीं, यूजर अकाउंट दूसरा कुछ होता है, क्या होता है यूजर प्रिविलेज, कि हमने तुमको अधिकार दे दिया कि जाओ बच्चे तो चैनल पे पढ़ाओ, उसको बोलते हैं यूजर प्रिविलेज। अगर उसको हमने फुल राइट दे दिया तो फिर वो चैनल अपने नाम से कर लेगा और चैनल उसका हो जाएगा। इसलिए हम वही अधिकार देते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो और उसके लिए भी। अगर हम दे देंगे कि वीडियो डिलीट करने का ऑप्शन, तो क्या करेगा, जो मेरा पहले से इंपॉर्टेंट वीडियो उसको भी डिलीट कर देगा, तो मैं क्या करूंगा, उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। राइट, नेक्स्ट, देखो अगर मैंने एग्रीमेंट पहले से उससे साइन करा लिया है, जैसे मान लो कि मैं अगर कंपनी बन गया और मैंने एग्रीमेंट उससे साइन करा लिया, मैंने उस एग्रीमेंट साइन करा लिया, और तब कोई भी मेरा नुकसान करता है तो मैं उसके तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, उसकी बैंड बजा सकता हूँ। तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, तो बस इतना समझना है कि इसको बोलते हैं यूजर प्रिविलेज। नेक्स्ट, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज ऑफ टेस्ट लाइन्स ऑफ कोड। जो बिल्ड एंड फिक्स है वो बहुत मतलब छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है। अगर इसके मैं लिए समझाऊं तो सबसे कम कौन है, 100 to 200 लाइन्स ऑफ कोड। अगर ऑप्शन में 50 से 100 रहता तो हम उसको टिक मारते। जो सबसे कम रहता, मतलब जो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है वो बहुत कम लाइन्स ऑफ कोड में काम करता है, तो 100 से 200 तक इसको टिक करो। व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? तो रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3 में बताया है कि रिपीटिंग हम टेस्ट करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद रीटेस्ट करते हैं कि पहले जो चीजें थी उससे हम उसको क्या करते हैं और अच्छा बनाते हैं ताकि चीजें काम करें। टेस्टिंग टू वेरीफाई कोड्स इन पास्ट एनवायरनमेंट, नहीं। टेस्टिंग फॉर सिक्योरिटी, नहीं। हम क्या करते हैं, रिपीटिंग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is not a decomposition method of software project development? देखो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है कि एक बड़े से प्रोजेक्ट को या फिर चीजों को अलग अलग पार्ट में बांटना, डिकम्पोज करना। जैसे मान लो एक बड़ा पार्ट था, उसको 4 पार्ट में हमने बांट दिया, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोज। एक बड़े पार्ट को स्मॉलर चंक्स में बांटना। तो बोला कौन सा डिकम्पोजिशन मेथड नहीं है? क्या कोकोमो मॉडल नहीं है, क्या एलओसी मेथड नहीं है, एलओसी एस्टिमेशन नहीं है, लाइंस ऑफ कोड, या फिर एफपी मतलब फंक्शन पॉइंट्स नहीं है। कोको मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कौन डिकम्पोजिशन मेथड नहीं है? तो जो कोकोमो मॉडल है ये हमारा क्या है, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है। एक कॉस्ट निकालने में हेल्प आता है लाइंस ऑफ कोड के थ्रू, और बाकी ये दोनों जो है ये डिकम्पोजिशन हमारा है। तो कौन नहीं है, कोकोमो। इसको क्या करना है, याद, इसको याद रखना है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड एस्टिमेटिंग ईच पार्ट सेपरेटली देन कंबाइनिंग टू फॉर्म ए टोटल एस्टिमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स देखो, एक होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, और एक हमारा है ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। और हमने 20 टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में अपने कोर्सेज में पढ़ाए हुए हैं।
तो अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ा है तो आप तुरंत टिक मारेंगे, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो टेस्टिंग इंटरनल कोड, अगर इंटरनल कोड जो हमारा चेक करता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, इंटरनल कोड को चेक करता है जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर साइड में टेस्टर के द्वारा होता है, जो टेस्ट करते हैं उनके द्वारा। टेस्टिंग विदाउट नोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन जो एंड यूजर होते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं वो करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये गलत है। क्या हो जाएगा, बी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, जो बिना कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने चेक करता है, जैसे यूजर जो एंड यूजर है वो चेक करता है, एंड यूजर्स। लेकिन जो इंटरनल टेस्टिंग है जो कोड जानेगा वही करेगा, मतलब कौन करेगा, टेस्टर। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, ए स्टब इज यूज्ड इन, स्टब क्या होता है, स्टब मतलब होता है डम्मी मॉड्यूल, डम्मी 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 मॉड्यूल जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हेल्प करता है, यूनिट में, सिस्टम में। जो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है जब सिंगल इंडिविजुअल मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है कि कंप्लीट हम सिस्टम को ही चेक करते हैं कि चीजें काम कर रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम उसको बोलते हैं जैसे मान लो यूनिट टेस्टिंग, अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, जैसे मान लो ये हमारा होम सेक्शन है, होम, ये हमारा अबाउट अस, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस। ध्यान समझो, बहुत ध्यान से, कॉन्टैक्ट अस। यूनिट टेस्टिंग में क्या था, पहले हमने चेक कर लिया कि होम पेज काम कर रहा है कि नहीं, फिर हमने चेक कर लिया अबाउट अस काम कर रहा है कि नहीं, फिर हम चेक कर लिया कॉन्टैक्ट अस काम कर रहा है कि नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, अब सबको एक साथ मिलाएंगे कि भाई अकेले अकेले तो काम कर रहा है लेकिन एक साथ भी तो काम करना चाहिए, हमें जो एप्लीकेशन यूज करना है वो एक साथ यूज करना है। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ होम पेज को यूज करूंगा, सिर्फ अबाउट अस को यूज करूंगा, नहीं, सबको एक साथ हमें यूज करना है, तो उसके लिए होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, यूनिट टेस्टिंग क्या है और सिस्टम टेस्टिंग क्या है, समझ गए। जो स्टब होता है किस में यूज होता है, स्टब होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, डमी मॉड्यूल हम बनाते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, इसको ध्यान रखना है। Stub are used in integration testing to simulate lower level module that are not yet developed. देखो अब स्टब कैसे मैं समझाऊं, जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे मान लो कि हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें पता है कि दो से ज़्यादा मॉड्यूल को हम एक बार चेक करते हैं। तो मान लो कि जैसे अबाउट अस है, अबाउट अस जो पेज है, और एक कॉन्टैक्ट अस है और एक होम है। मान लो कि हमने होम में कुछ, जैसे मान लो वेबसाइट में डेटा फिल कर दिया है, कॉन्टैक्ट अस में भी फिल कर दिया, लेकिन अबाउट अस में हमने फिल नहीं किया, तो हमने कुछ डमी रख दिया, डमी, तो उसी को बोलते हैं स्टब। हमने कुछ डमी चीजें रख दी है, स्टब, तो किसमें जो है रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक, सॉफ्टवेयर का मैट्रिक कौन नहीं है, मतलब किसके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब मेजरमेंट नहीं करते हैं, किसके बारे में। जो सीपीयू स्पीड है क्या वो सॉफ्टवेयर का मैट्रिक है, क्या जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो सॉफ्टवेयर का मैट्रिक है, क्या जो फंक्शन पॉइंट है ये सॉफ्टवेयर का मैट्रिक है, ये है। फंक्शन पॉइंट के बारे में हमने पहले से ही पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर के साइज को मापता है। जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या करती है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी को मापता है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी सॉफ्टवेयर का मैट्रिक्स है। लेकिन जो सीपीयू का स्पीड है इसको सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं है, इसका मैट्रिक्स नहीं है, तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ए सिस्टम लाइफ साइकिल मॉडल डिस्क्राइब डैश क्राइटेरिया फॉर ईच फेज, हर एक फेज के लिए उसका होता है एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट, ये दोनों ऐसा टर्म नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। डायरेक्ट डैश ऑफ द सिस्टम गिव्स लॉन्ग लाइफ टू द न्यू सिस्टम। देखो जो कोई भी सिस्टम है, मैंने आपको पहले से बताया था कि जब तक आप उसको मेंटेन करते रहोगे तब तक वो चलेगा, अगर मेंटेनेंस बंद हुई तो कुछ समय के बाद उस सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की बैंड बच जाएगी। तो जब तक हम उसको मेंटेन करते रहेंगे, जब तक मेंटेनेंस होता रहेगा तब तक उसका लाइफ चलते रहेगा। इंप्लीमेंटेशन जब उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्टिंग जब हम टेस्ट करते हैं, मेंटेनेंस। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एचसीएम, इसके बारे में जो लोग प्राइवेट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको इसके बारे में पता होगा। अच्छा, क्या जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है वो डिजाइन यूजर इंटरफेस, ये तो डिजाइनर का काम है, ईवाई का ये नहीं होगा। तो मैनेज चेंजेस इन सॉफ्टवेयर, टू डिबग कोड, ये तो डिबगिंग हो गया, डिबगिंग।
क्या होता है? टू मैनेज चेंजेस इन सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस आ रहा है, वो किसका काम है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, जो सॉफ्टवेयर को पूरा कॉन्फ़िगर कर रहा है। नेक्स्ट, विच स्टेप ऑफ एसडीएलसी परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो एसडीएलसी हमारे पास है उसका 7 फेज है। बोला उसमें से कौन सा फेज हमें कॉस्ट और बेनिफिट के बारे में बताता है? क्या एनालिसिस बता देगा? क्या डिजाइन बता देगा? डिजाइन तो डिजाइन करता है, ये नहीं बताएगा। क्या एनालिसिस बता देगा? सिस्टम एनालिसिस, ये तो सिस्टम के बारे में देखता है, ये नहीं बताएगा। फिजिबिलिटी स्टडी, जब हम शुरू में स्टडी करते हैं उसी समय हम पता लगा लेते हैं कि कितना इसमें पैसा लगेगा और कितना हमें फायदा हो सकता है, कितना रिसोर्स लगेगा, कितना क्या लगेगा, हम सब पता करते हैं किस में? फिजिबिलिटी स्टडी में, राइट। नेक्स्ट, जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो क्या बताता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये की एक्टिविटी इसका। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट नॉट कॉस्ट बेनिफिट कंपैरिजन। डिजाइन डील्स विद सिस्टम आर्किटेक्ट एंड डिटेल्स नॉट कॉस्ट बेनिफिट। ओके, द डैश डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो फॉरवर्ड। कौन बताता है कि जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ना चाहिए? तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है यही फायदा और नुकसान सब बताता है। तो अगर फिजिबिलिटी स्टडी से ही हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यहीं पर रोक देना चाहिए, हमें फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? यही बताएगा कि हमें कितना फायदा हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है। अगर हमें घाटा लगने का अंदेशा है तो तुरंत हम प्रोजेक्ट को बंद करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट काम नहीं चलेगा, आप दूसरे कंपनी से करवाओ। ये दोनों आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कौन सा फेज नहीं है? देखो, प्रोटोटाइप मॉडल में क्या करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक हम बनाते हैं नमूना, जैसे हूबहू हम वैसे ही बनाते हैं जैसे हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा। उसमें रिक्वायरमेंट्स तो चाहिए, उसमें डिजाइन में चाहिए, उसमें कोडिंग नहीं होता है, उसमें कोडिंग उसका पार्ट नहीं होता। क्या होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिजाइन, प्रोटोटाइप बनाना, यूजर को इवेलुएट करना, फिर डिफाइन करना कि चाहिए कि नहीं, और फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ये सारे इसके फेजेज हैं, इसमें कोडिंग कहीं भी नहीं आता है। व्हाइट बॉक्स टेक्निक आर व्हाइट बॉक्स टेक्निक कौन करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करता है। इंटरनल कौन चेक करता है इसको? टेस्टर, ए डेवलपर साइट टेस्टर। कोड इज विजिबल टू द टेस्टर, बिल्कुल सही बात है। इसको ओपन बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं, इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं, इसको सब बोलते हैं। कोड इसमें टेस्टर देख सकता है, इसको ओपन बॉक्स बोलते हैं, और ओपन बॉक्स को ही क्या बोलते हैं? ग्लास बॉक्स, और इसी को बोलते हैं व्हाइट बॉक्स। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाइट बॉक्स को क्या बोलते हैं? ओपन बॉक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ग्लास बॉक्स किसको बोलते हैं? किसको? व्हाइट बॉक्स को। इन विच टेस्टिंग डज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम वैलिडेट द बिल्ड। किस टेस्टिंग में जो सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग टीम होता है वो चीजों को वैलिडेट करता है? इंटीग्रेशन में क्या होता है? अलग अलग मॉड्यूल को मिला के जब टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसमें नहीं होता। यूनिट टेस्टिंग, सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग ऐसा है जिसमें सॉफ्टवेयर का टीम ही उसको चेक करता है, राइट। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मीन्स, जो सॉफ्टवेयर है उसका विश्वसनीयता, कितना विश्वास करने योग्य है, इसका क्या मतलब है? कि वो सस्ता है? क्या सस्ता है तो विश्वास कर लेंगे? नहीं, सस्ता तो और विश्वास नहीं होगा। इजी टू यूज, अगर बहुत आसान है यूज करने में तो क्या उसको हम विश्वास कर लेंगे कि अच्छा सॉफ्टवेयर है? नहीं, वो ट्रैप भी हो सकता है। करेक्ट फंक्शनिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम, यस, किसी भी टाइम के लिए हम काम करें तो अगर अच्छे से काम कर रहा है, जो हमें काम चाहिए, जो हमें फंक्शन चाहिए, अगर वो चीजें कर रहा है तो हम बोल देंगे कि सॉफ्टवेयर रिलायबल है। Which of the following testing is executed without documentation and planning? जो यूनिट टेस्टिंग होता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन रहता है। कैसे? क्योंकि एक एक मॉड्यूल पे हम काम करते हैं, एक एक मॉड्यूल पे हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करता है? रीटेस्ट करता है। लेकिन जो एडहॉक टेस्टिंग होता है वो टेम्पररी टेस्ट होता है, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, ये तो चेंजेस के लिए है। शेड्यूलिंग, दूसरा कुछ है। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को हम एस्टिमेट करते हैं कितना पैसा लगेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है। विच टूल हेल्प्स इन ड्राइंग यूएमएल डायग्राम। यूएमएल के बारे में मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था, 4 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो जो कौन सा टूल है जो इसके लिए काम करता है? क्या एमएस वर्ड काम कर देगा इसके लिए? नहीं। नोटपैड काम कर देगा? नहीं। विजुअल पैराडिग्म इसके लिए काम करेगा। विच टेस्टिंग इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क्स अंडर लोड। अब देखो, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं ही अपना ही सॉफ्टवेयर बोलता हूँ, रोजगार लॉजिक जो हमारा सॉफ्टवेयर है, आपने इसको डाउनलोड किया और अभी जैसे मान लो ऐप पे 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स मान लो है, तो एक मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है वो यूज कर रहा है RL सॉफ्टवेयर, काम कर रहा है, तो हम देखेंगे भाई 10 स्टूडेंट एक साथ लगा के कि 10 जब चला रहे तो काम कर रहा है कि नहीं, फिर देखेंगे 50 काम कर रहा है कि नहीं, फिर देखेंगे 1000 लोग जो कोर्स लिए हैं वो सारे के सारे एक बार में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सारे यूज कर लेंगे तो हमने क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर पर लोड दे दिया कि पहले तो एक यूजर को हैंडल कर रहा था, अभी 1000 यूजर को हैंडल कर। तो अगर इस लोड को इसने बियर कर लिया, बियर BEAR मतलब सह लिया, तो इसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बारे में हमने जाना है, अल्फा टेस्टिंग के बारे में हमने जान लिया, इसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। जो लोड के प्रेशर पे अगर हमारा सॉफ्टवेयर खरा उतर रहा है, मतलब इसने लोड टेस्टिंग को पास कर लिया है और ये सॉफ्टवेयर अभी रेडी हो गया है मार्केट में चलने के लिए, यूजर इसको यूज कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2 खत्म होता है। और अभी मैं आपको फिर से रिकमेंड कर दूंगा कि आप इस कोर्स को लेकर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। हमने एक एक चीज पढ़ा दिया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। अगर यहाँ से इस कोर्स के अंदर से प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो वहां का एक एक क्वेश्चन आप टिक कर पाइएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने कोर्स में करा दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।